इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है। 15 जून से 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। समूह का खागा कर्मचारियों के तबादले होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है, यानी कि 15 जून से लेकर 30 जून तक के बीच में कल से लेकर 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। कोरोना की वजह से 2020 से तबादला नीति पर रोक लगा दी गई थी, तबादले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उसे मंजूरी दे दी गई है। 15 जून से लेकर 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। समूह का खागा कर्मचारियों के तबादले होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। कल से लेकर यानी कि 15 जून से लेकर 30 जून तक ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए जा सकेंगे। समूह का खागा कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। 22-23 स्थानांतरण नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 15 से 30 जून 2022 तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे, जिसमें कि समूह का के अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। समूह का से अधिकारी जिले में 3 वर्ष तक रह सकेंगे। इसके अलावा अधिकारी मंडल में 7 वर्ष तक ही रह सकेंगे। समूह का और खा में गमवार अधिकतम 20% ही ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा समूह गा और घा में कर्मचारियों का 10% तक ही ट्रांसफर होगा। समूह गा और घा में ऑनलाइन मेरिट बेस्ड आधार पर तबादले किए जाएंगे। कुल मिलाकर तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। कोरोना की वजह से इस पर रोक लगा दी गई थी। 22 के बाद से तबादले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 जून से लेकर 30 जून तक लगातार तबादले होंगे, हर वर्ग के तबादले होंगे और कल से तबादला नीति प्रभावी होगी। 22-23 के जो तबादले हैं वो होंगे। कर्मचारी लगातार इसको लेकर इंतजार भी कर रहे थे, अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव से पूरी जानकारी लेंगे। अनुभव, 20 के बाद से कोरोना हुआ और कोरोना के बाद से तबादला नीति पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब उसे मंजूरी दे दी गई है। पूरी जानकारी दें। देखिए, आज कैबिनेट ने जो एक फैसला लिया उसमें सबसे अहम यही है कि जो हम कहें ट्रांसफ़र पॉलिसी उसको मंजूरी दी है 2022-23 के लिए, और 16 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारी है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है, क्योंकि अब ये साफ तौर पर ट्रांसफ़र नीति में ये कहा गया है कि जो कैडर स्ट्रेंथ है उसका 20% तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। समूह क हो, समूह ख हो, समूह ग हो या समूह ग हो। समूह क और समूह ख के लिए ये कहा गया है कि जो कैडर स्ट्रेंथ है, मान लीजिए कहीं पर अगर उस समूह में उस समूह के मान लीजिए 3000 अफसर हैं, तो उसका 20% ट्रांसफ़र होंगे, यानी वो तकरीबन आप समझिए कि 600 के आसपास लोगों के तबादले होंगे। और उसमें ये भी एक जो नियम बनाया गया है जो पॉलिसी में, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर ज़िले में 3 साल तक है समूह क का अधिकारी और मंडल में 7 साल, तो उसको फिर तबादला उसका कर दिया जाएगा। और समूह घ के लिए ये किया गया है कि जो उनका जो कैडर स्ट्रेंथ होगा उसका 10% ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाने के बाद क्या है, जब पॉलिसी आ गई है तो अलग अलग कैडर जो है उसके लिए कहीं पर मंत्री ट्रांसफ़र करेंगे, कहीं पर एसीएस ही कर देंगे, तो कहीं पर निदेशालय के जो डायरेक्टर होते हैं वही ट्रांसफ़र कर देंगे। और लंबे समय से इसका जो कर्मचारी है ख़ासतौर से वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि किसका ट्रांसफ़र होगा किसका नहीं होगा। ख़ासतौर से स्कूलों में एडमिशन कराने होते हैं बच्चों के, तो इसको लेकर वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज ये पॉलिसी आ गई है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो समूह क ख ग के जो लोग हैं उनका उस तरीके से जो पॉलिसी है उसी के आधार पर तबादला किया जाएगा। ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये 1 वर्ष के लिए, यानी 2022 से 2023 वित्तीय वर्ष तक के लिए है। और फिर इसमें ये भी है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होंगे। 30 जून तक ही ये सारे तबादले हो जाएंगे, ये भी साफ तौर पर ट्रांसफ़र पॉलिसी में कहा गया है। और जो समूह घ के जो ट्रांसफ़र हैं वो ऑनलाइन मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र होंगे, यानी मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो कुछ आज फैसले हुए हैं, तकरीबन 17 फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। उसमें महत्वपूर्ण जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अनुभव, समूह का से अधिकारी जिले में 3 वर्ष तक रहेंगे और अधिकारी मंडल में 7 वर्ष तक ही रह सकेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा है कि समूह क के जो अफसर होंगे, अधिकारी होंगे, वो मान लीजिए अगर लखनऊ मंडल की बात कर लें तो लखनऊ मंडल में जैसे कि हरदोई आ गया, बाराबंकी आ गया, सीतापुर आ गया, ये सारे इस मंडल के ज़िले हैं।
मान लीजिए वो किसी जिले में सीतापुर में 3 साल से अधिक समय से हैं तो उनको तब भी तबादला किया जा सकता है, लेकिन तब उस मंडल में ही किया जा सकता है, यानी सीतापुर से हटा के हरदोई किया जा सकता है। लेकिन अगर लखनऊ मंडल में उनको 7 वर्ष हो गया, यानी 2-3 जिलों में उनका 7 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है, यानी कहीं सीतापुर में 3 साल रहे हैं, हरदोई में 4 साल रह चुके हैं, तो फिर उनका मंडल भी बदला जाएगा। ये साफ तौर से समूह क के लिए इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में कहा गया है और इसी के आधार पर ट्रांसफ़र होंगे। अब समूह ग की अगर बात कर ले तो उनके लिए कहा गया कि एक ऑनलाइन बेस मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र बनाइए, उसी जो कहें तो जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके जरिए वो ट्रांसफ़र होंगे और वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी अगर 5000 की स्ट्रेंथ है, कैडर स्ट्रेंथ है, तो 500 लोगों के ही तबादले किए जाएंगे। इसी तरीके से और ये जो तबादला नीति आई है इससे अब ज़िलों में भी तबादले होंगे। हर ज़िले में, हर विभाग में, चाहे हम बिजली विभाग की बात कर लें, सिंचाई विभाग की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, हर एक विभाग में तबादले हो सकेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो रैंक होगी, जैसे समूह क की है तो वो मंत्री स्तर पर हो जाएगी, समूह घ का है तो वो एसीएस स्तर पर हो जाएंगे, और कुछ ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर निदेशालय के जो डायरेक्टर होते हैं वही ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यानी अब ये इसीलिए 15 दिनों का ये समय दिया गया है कि 30 जून तक ये सारे तबादले उत्तर प्रदेश में जो होने हैं बिल्कुल इसके साथ ये भी साफ किया गया है कि 20% से ज्यादा किसी भी वर्ग के तबादले नहीं होंगे, चाहे का हो, खा हो, गा हो या घा हो। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी सहित 4 लोगों की पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद पुलिस रिमांड लेकर और अधिक पूछताछ करना चाहती है। इस दौरान पुलिस के बड़े अधिकारी सीधे जांच में शामिल होंगे। खबर यह है कि पूछताछ के दौरान ही जफर और उसके साथियों ने मशहूर बिरयानी वाले और संदिग्ध बिल्डरों के नाम बताए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस ने फिर से मास्टरमाइंड की 5 दिन की रिमांड मांगी है। 4 लोगों की पुलिस ने 5 दिन की कुल मिलाकर रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन की रिमांड में पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए और जिसके बाद पुलिस रिमांड लेकर और अधिक पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए और समय मांगा गया है। वहीं कानपुर हिंसा और बवाल मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया है। सूफी खानख्वाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशर हसन मजीदी की माने तो उन्होंने पहले ही देश के गृह मंत्रालय को और तमाम राज्यों के पुलिस मुखिया को इस बाबत पत्र लिखा था कि पीएफआई स्थानीय स्तर पर सहारा लेते हुए कई शहरों के माहौल को बिगाड़ सकती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, सुनिए आप। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशर हसन मजीदी पहले ही पीएफआई को लेकर चेताते आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने लगातार पीएफआई के बारे में बोला, पत्र लिखे, कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई को आप काफ़ी ज़्यादा पीएफआई के बारे में जानकारी रखते हैं, किस तरह से गहरी साजिश पीएफआई के द्वारा इस मामले में की? देखिए, हम लोगों ने तो आशंका जाहिर की थी इस आधार पर, क्योंकि ऐसा लगा कि जो पैटर्न इन्होंने यूज़ किया है वैसे ही पैटर्न सीएनआरसी की हिंसा में भी देखने को मिला था और हिजाब वाले मुद्दों में भी, और रामनवमी के समय जो पूरे देश में हिंसाएं हुई थी, सेम वही पैटर्न था। तो उसी पैटर्न पर आशंका जाहिर करते हुए 4 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके इसी एंगल पर जांच करने के लिए कहा था। तो जिस तरीके से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, तो जैसा कि मीडिया के ज़रिए और दूसरे स्रोतों के ज़रिए मालूम हो रहा है, तो इसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। भाई काफ़ी ज़्यादा आपने पीएफआई को लेकर के शिकायतें की, क्या लग रहा है कि पीएफआई अपना खुला खेल खेल रही है और एजेंसीज जो हैं उसको खेलने दे रही है, या कोई शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते कि कौन खेल खेल रहा है, लेकिन जो जिस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं तो इससे ऐसा जाहिर होता है कि पीएफआई ने देश के खिलाफ अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया है और उसी पैटर्न पर वो काम कर रही है। और जैसा कि हम लोगों ने बार बार कहा है कि पीएफआई विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के विखंडन का कार्य कर रही है, और ये साबित भी हुआ है क्योंकि उनका एजेंडा भी उसी ओर जा रहा है। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पम की बेटी ने ट्विटर पर लिंचिस्तान लिखा है।
आफरीन मोहम्मद ने रहने की जगह पर लिंचिस्तान लिखा है। ट्विटर अकाउंट को देखने के बाद खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। ट्विटर अकाउंट के हिसाब से देश को लिंचिस्तान कहने का शक है। मई 2018 से आफरीन फातिमा का ट्विटर अकाउंट चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जावेद पम की बेटी ने ट्विटर अकाउंट पर लिंचिस्तान लिखा हुआ है। इसके बाद जांच एजेंसियां जांच पड़ताल करने में जुट गई हैं। अकाउंट को देखने के बाद जो खुफिया एजेंसी हैं वो जांच कर रही हैं। ट्विटर अकाउंट के हिसाब से देश को लिंचिस्तान कहने का शक भी जताया जा रहा है। मई 2018 से आफरीन फातिमा का ट्विटर अकाउंट चल रहा है। अब ये पूरा जांच का विषय है। देखने वाली बात ये होगी कि अब जांच पड़ताल में क्या सामने आता है। घर गिराए जाने पर विदेशी पैनल पर भी बयानबाजी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसएसपी अजय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एसएसपी ने साफ कहा कि साजिश रचने वालों ने इस हिंसा में बड़े पैमाने पर कम उम्र के छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे कर उनसे पत्थरबाजी कराई। ऐसे में बच्चों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रशासन इस बात पर गहनता से विचार कर रहा है कि बच्चों के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए या नहीं। ये जरूर है कि बच्चों के साथ सख्ती कतई नहीं बरती जाएगी, लेकिन घटना में साजिश करने वालों और बच्चों का इस्तेमाल करने वालों को कतई बख्शा भी नहीं जाएगा। स्थिति आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शांति है। एहतियात के रूप में फोर्स लगा हुआ है और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरारती या खुराफाती तत्व इसमें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल हैं। संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुई हिंसा के बाद माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अटाला चौराहे पर जहां सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी थी। देर तक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से ये जो गलियां हैं यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। माहौल धीरे धीरे सामान्य हो, इस वजह से जो प्रयागराज ज़िले के डीएम हैं संजय कुमार खत्री, जो एसएसपी हैं अजय कुमार, तमाम दूसरे अधिकारी वो इन गलियों में पहुंचे हैं। अब तक जो पुलिस फोर्स थी, जो बड़े अधिकारी थे, वो सिर्फ सड़कों तक सीमित रहते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अमला है वो गलियों में आ पहुंचा है और गलियों में जाकर लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो शांति बना कर रखें, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, घर के अंदर रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। और बार बार अधिकारी जो हैं वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दोषी होंगे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी भी बेगुनाह पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, उस पर सख्ती नहीं की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो इस भरोसे के ज़रिए, संवाद के ज़रिए माहौल को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और जो ज़िला अधिकारी संजय खत्री और एसएसपी अजय कुमार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि संवाद एक बड़ा हथियार है। लोगों से संवाद किया जाएगा, संवाद कर एक बार फिर से अमन चैन कायम करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ हर एक थाने पर पीस कमेटी के साथ बैठक की जाएगी। जो इलाके के मानिंद लोग हैं उनके साथ बैठक किए जाने का भी कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अमला है, जो बड़े अधिकारी हैं, लगातार गलियों का भ्रमण कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और साथ ही साथ माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि वो अपने काम से मतलब रखें, घर तक ही सीमित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी तरह से कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। तो एक चेतावनी भी है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बरेली में हिंदू संगठनों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी कर गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया और मांग की कि जो लोग उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान का किस तरीके से जगह जगह समर्थन किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू संगठन भी अब समर्थन में उतर आया है।
हमारी मांगे हैं कि जो हमारी बहन नूपुर शर्मा ने एक कोई टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को हमारे देश के कुछ उपद्रवियों ने इतना तूल दे दिया है कि जगह जगह हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही हैं, उनका पुतला जो है लटका दिया जाता है अन्य देशों की जो वहाँ का कानून है उसके भांति। और हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो इस तरह की जो उपद्रव कर रहे हैं, तो मेरी मांग है कि कड़ी से कड़ी इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और चिन्हित किया जाए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के जो भी आधार कार्ड या मतदान पत्र या दुनिया भर की जो इन लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, सभी सुविधाओं को बंद किया जाए ऐसे लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश और राम गोपाल यादव पर हमला बोला है। इशारों में बिना नाम लिए उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने भरत और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए निशाना साधा। शिवपाल यादव अपने आप को भरत और श्री कृष्ण के चरित्र से जोड़कर पेश कर रहे थे। शिवपाल वो अपने निर्वाचन इलाके जसवंत नगर के चौबेपुर में आयोजित एक धार्मिक समारोह में बोल रहे थे। और जो भरत थे, भाई थे, और जब तक भगवान राम वन में रहे, 14 साल वन में रहे, वैसे भाई भी थे, भरत जैसे भाई भी थे। उन्होंने भगवान राम के चरण पाद का रक्षा से 14 साल शासन चलाया था और गति तक रही है। कंस की वजह से उसको जेल में डाला गया था। किसको? अपनी बहन को जेल में डाला गया था, अपने बहन को जेल में डाला गया था। कहाँ पैदा हुए? जेल में पैदा हुए थे। तो ये सब कथाएं हैं। और जब महाभारत के पांडव और कौरवों में जब महाभारत, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।